भारत से हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं ताकि वो बेहतर पैसा कमा सकें, अच्छा जीवन यापन कर सकें। क्योंकि हम सबको पता है कि भारत में 84% युवाओं के पास रोजगार नहीं, और जिनके पास रोजगार है भी वो कम पैसों में काम करने के लिए मजबूर है। यही कारण है कि भारतीय युवाओं का चाह रहता है विदेश जाकर के पैसा कमाना। लेकिन अफसोस कि वहाँ भी सब कुछ इतना आसान नहीं होता। कभी कभी भारतीय युवा वहाँ कुछ इस कदर फंस जाते हैं कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही केस केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से सटा एक ज़िला है पलक्कड़। वहाँ की निमिषा प्रिया 2012 में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नर्सिंग की जॉब के लिए भारत से तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर यमन की राजधानी सना पहुँचती है। अपने पति के साथ वहाँ पहुँचती है और वो नर्सिंग की पढ़ाई की होती है, इसलिए वो नर्स के रूप में वहाँ के एक क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। उससे अच्छा खासा वहाँ पैसा भी मिलता है। उसके पति और वो वहाँ का रह के काम कर रहे होते हैं। उनके पति जो है वहाँ एक ड्राइवर के रूप में गाड़ी चला रहे होते हैं और निमिषा प्रिया हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। दोनों का अच्छा खासा जीवन बीत रहा था वहाँ पे। लेकिन 2014 में निमिषा के जो पति होते हैं वो वापस चले आते हैं अपने बेटी को लेकर के, और निमिषा वहाँ रह जाती है। 2014 के बाद वहाँ गृह युद्ध की स्थिति, यमन में गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है। वहाँ तख्तापलट का माहौल हो जाता है। वहाँ चारों तरफ स्थिरता का माहौल हो जाता है। वहाँ स्थिति इतना खराब हो जाता है यमन में कि यमन के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके आवास पे वहाँ के हमलावर हमला कर देते हैं। इसलिए यमन में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है बाहरी लोगों के प्रवेश पे, और यमन से जो बाहर जाने वाले लोग होते हैं उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तभी भारत सरकार एक निर्देश जारी करता है कि जितने भी भारत के लोग यमन में रह रहे हैं वो वापस चले जाएं। जब वहाँ स्थितियाँ समान हो जाएगी तब वो लोग जाएंगे। लेकिन निमिषा प्रिया का काम अच्छा खासा चल रहा होता है, इसलिए निमिषा प्रिया नहीं आती है, वो वहीं रुक जाती है। फिर निमिषा प्रिया 2015 में वहीं जिसके साथ वो हॉस्पिटल में काम कर रही होती है उसका अच्छा खासा एक दोस्त बन जाता है। उसके साथ वो मिलकर एक निजी क्लिनिक खोलने का प्रयास करती है ताकि वो और ज़्यादा पैसा कमा सके। और इसके लिए आड़े आ रहा था वहाँ जो यमन का नियम होता है कि अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो या तो आपका पार्टनर यहाँ का होना चाहिए या वहाँ की नागरिकता होनी चाहिए। इसके लिए वो एक व्यक्ति को पकड़ती है और ये लोग एक झूठा शादी रचाते हैं। जो थॉमस होता है यानी निमिषा प्रिया के जो पति होते हैं, वहाँ एक इनका दोस्त होता है जिसका नाम तलाल अब्दो मेहदी होता है। उसके साथ निमिषा प्रिया एक झूठा शादी रचाती है, एक सर्टिफिकेट्स बना लेती है ताकि वो यमन के एक नागरिक से शादी कर ली और वो अब पूरी तरह से एलिजिबल हो जाती है। वो पूरी तरह से अब तैयार हो जाती है वहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए। और इसके एवज में ये लोग जो मेहंदी होता है उसको हर महीने कुछ पैसे देने की बात करते हैं और मेहंदी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। तब जाकर के ये लोग हॉस्पिटल खोलते हैं अपने पार्टनर के साथ। वो पैसा लगाता है और निमिषा प्रिया उसमें पार्टनर रहती है। इनका जो हॉस्पिटल होता है वो अच्छा खासा चलने लगता है। और उसके बाद जो दलाल अब्दुल मेहदी होता है वो उसका जो नज़र होता है वो पैसों पे पड़ता है, क्योंकि ये लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और तय नियमों के अनुसार हर महीने ये दलाल अब्दुल मेहदी को पैसा देती थी। लेकिन दलाल अब्दुल मेहदी का नज़र अब इसके पैसे पे जाता है और हर महीने वो डिमांड अपना बढ़ाने लगता है कि और ज़्यादा पैसा चाहिए हमें, और ज़्यादा पैसा चाहिए। धीरे धीरे दलाल अब्दुल मेहदी का लालच इतना बढ़ जाता है कि जो झूठा इनके बीच शादी का सर्टिफिकेट्स बना था उसे दिखाकर ये अब निमिषा प्रिया पर अपना पति होने का दावा करने लगता है। यानी वो कहने लगता है कि निमिषा प्रिया जो है अब हमारी पत्नी है। निमिषा प्रिया इससे काफ़ी घबरा जाती है और धीरे धीरे दलाल अब्दुल मेहदी का जुर्म इतना बढ़ जाता है कि वो इसके साथ शारीरिक शोषण करने लगता है, मारपीट करने लगता है और धीरे धीरे इसके ऊपर अत्याचार करने लगता है। और इसका जो निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट होता है वो दलाल अब्दुल मेहदी ले लेता है। अब निमिषा प्रिया यहाँ से किसी तरह से निकलना चाहती थी। अब दलाल अब्दुल मेहदी के वो चुंगल में पूरी तरह से फंस गई थी और निमिषा प्रिया यहाँ से निकलना चाहती थी। तब उसका जो इसमें उसकी मदद करते हैं जो उसके जो बिजनेस पार्टनर होते हैं जिसके साथ वो नर्सिंग चला रही होती है, वो एक आइडिया बताते हैं कि क्यों ना दलाल अब्दुल मेहदी को एक नशे का इंजेक्शन दे दिया जाए, एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाए, और जब दलाल अब्दुल मेहदी बेहोश हो जाएगा
तब तुम अपना पासपोर्ट लेकर के यहाँ से निकल जाना। ठीक ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उसी के तहत दलाल अब्दो मेहदी का तबीयत खराब होता है, तब ये लोग दलाल अब्दो मेहदी से मिलने पहुँचते हैं और दलाल अब्दो मेहदी को एक इंजेक्शन देते हैं, लेकिन इंजेक्शन का डोज जो होता है बहुत कम होता है। इससे दलाल अब्दो मेहदी बेहोश नहीं होता। फिर दोबारा निमिषा प्रिया ट्राई करती है और इस बार जो निमिषा प्रिया का डोज होता है वो काफ़ी बढ़ा के देती है दलाल अब्दो मेहदी को, और इस बार दलाल अब्दो मेहदी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और ऐसा बेहोश होता है कि वो कभी जागता नहीं है। यानी दलाल अब्दो मेहदी की मौत हो जाती है उस ओवरडोज इंजेक्शन से। अब निमिषा प्रिया और इसके जो बिजनेस पार्टनर होते हैं जिसके साथ ये नर्सिंग चला रही होती है, ये लोग पूरी तरह से फंस जाते हैं। दलाल अब्दो मेहदी के परिवार वाले पुलिस में केस कर देते हैं और ये लोग फंस जाते हैं। पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है। 2017 में पुलिस इन्हें अरेस्ट करके जेल भेज देती है। इनके ऊपर केस चलता है। 2018 में जो निचली अदालत है सज़ा सुनाती है, निचली अदालत सज़ा सुनाती है अपने नागरिक को, जो निमिषा प्रिया के जो पार्टनर होते हैं उन्हें उम्र कैद का सज़ा सुनाती है और निमिषा प्रिया को सजाए मौत सुनाती है। लेकिन निमिषा प्रिया हार नहीं मानती है। निमिषा प्रिया वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ अपील करती है और 2020 में सुप्रीम कोर्ट भी इस सज़ा को बरकरार रखता है। तब तक इधर 2020 में कुछ सामाजिक संगठन जो होते हैं और निमिषा प्रिया के पति थॉमस, इनके साथ मिलकर के ये लोग एक कैंपेन चलाते हैं, सेव निमिषा प्रिया। क्योंकि इस दरमियान ये लोग, यमन में एक नियम है ब्लड मनी का नियम, जिसके तहत अगर कोई दूसरी व्यक्ति है, कोई अगर अपराधी है और जिस व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति के कारण उस मृत्यु व्यक्ति के परिवार वालों से संपर्क करके दोषी व्यक्ति अगर कुछ पैसे दे दे, जितना जिस परिवार के व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उसके परिवार का डिमांड ये लोग पूरा कर दे, जितना उन लोगों का पैसों का मांग है ये लोग पूरा कर दे, तो ये लोग छूट सकते थे। यानी ये लोग उस केस से मुक्त हो सकते थे, निमिषा प्रिया बच सकती थी। ब्लड मनी का नियम यही है। खाड़ी देशों में ब्लड मनी का नियम चलता है, यानी पैसों दे करके आप केस का सेटलमेंट कर सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जो दलाल अब्दो मेहदी के परिवार वाले होते हैं वो लोग तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का डिमांड करते हैं, और इधर जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं और निमिषा प्रिया के पति, ये लोग इतना पैसा जुटा नहीं पाते हैं। तब तक इस प्रयास को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तब तक निमिषा प्रिया का केस वहाँ चलते रहता है और 2024 के दिसंबर महीने में वहाँ के राष्ट्रपति के पास जाता है आखिरी अपील के लिए। ऐसा भारत में भी है, राष्ट्रपति के पास जाता है आखिरी अपील के लिए, क्षमा याचिका के लिए। ठीक इसी तरह का नियम जो है यमन में भी है, राष्ट्रपति के पास जाता है, लेकिन राष्ट्रपति भी निमिषा प्रिया पे जरा सा भी दया नहीं करते, वो सज़ा को बरकरार रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यमन में नियम है कि राष्ट्रपति के मुहर लगा देने के बाद 1 महीने के अंदर वहाँ जो सजाए मौत होती है वो दे दी जाती है। अब जो संगठन वाले हैं जो निमिषा प्रिया के केस में हस्तक्षेप पहले से कर रहे थे, वो भारत सरकार से गुहार लगाते हैं, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं। और अब इसमें जो विदेश मंत्रालय है उसका एक लेटर जारी हुआ है। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक लेटर जारी किया और कहा है कि हम निमिषा प्रिया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, वहाँ के राष्ट्रपति से बात करेंगे। अब देखना ये है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इस मामले में क्या कर पाता है, क्या निमिषा प्रिया बच पाती है। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।